आसमान सुबह से ही गहरे काले बादलों से घिरा हुआ था। सावन की शुरुआती फुहारों ने मिट्टी में एक सौंधी सी महक घोल दी थी, जो खिड़की के रास्तों से होती हुई पूरे घर में फैल रही थी। यह त्यागी निवास की ऊपरी मंजिल का कमरा था, पूरी तरह किताबों, दीवारों पर टंगे सितारों के नक्शों से सजा हुआ। स्वाति बालकनी की ग्रिल को थामे बाहर देख रही थी। हवा के झोंके उसके चेहरे पर पानी की छोटी छोटी बूंदें बिखेर रहे थे। उसके हाथ में चीनी मिट्टी का एक कप था, जिसे चाय की भाप धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। खगोल विज्ञान में पूरे विश्वविद्यालय में टॉप करने के बाद उसके सपनों को जैसे पंख लग गए थे। वह खामोश थी, लेकिन उसकी आंखें दूर क्षितिज पर चमकते किसी अदृश्य तारे को ढूंढ रही थी। तभी कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा एक झटके से खुला। बिना किसी आहट के बिल्ली की तरह दबे पांव अंदर आए एक लंबे चौड़े लड़के ने स्वाति के हाथ से चाय का कप झपट लिया। दीदी, जब आसमान में बादल होते हैं तो टेलीस्कोप से सितारे नहीं दिखते, और जब दिमाग में सिर्फ सितारे घूम रहे हों तो हाथ की चाय ठंडी हो जाती है। यह धीरज था, 18 साल का, कॉलेज की बास्केटबॉल टीम का कैप्टन और स्वाति का छोटा भाई। उसकी आवाज में एक ऐसी गर्मजोशी और खनक थी जो घर के उदास से उदास कोने को भी जिंदा कर देती थी। स्वाति ने चौंक कर पीछे देखा। उसने अपनी कमर पर हाथ रखा। उसके पैरों की चांदी की पायल छन से खनक उठी। उसने अपनी सतरंगी चुन्नी को हवा में लहराते हुए बनावटी गुस्सा दिखाया। धीरज के बच्चे, मेरी चाय वापस कर, वरना तेरी उस कीमती बास्केटबॉल की सारी हवा पिन चुभाकर निकाल दूंगी, समझा? धीरज ने एक बड़ी सी शरारती मुस्कान के साथ कप को अपने पीछे छिपा लिया। अरे फेंक दी मैंने वो ठंडी चाय। साइंटिस्ट साहिबा के लिए आपका यह केयर टेकर भाई खुद अपने हाथों से अदरक और इलायची वाली कड़क चाय बना कर लाया है। यह लीजिए। उसने दूसरे हाथ में छुपाया हुआ नया गर्मा गर्म स्टील का गिलास स्वाति की तरफ बढ़ा दिया। स्वाति का गुस्सा पल भर में पिघल गया। उसने गिलास थामते हुए धीरज के बिखरे हुए बालों को प्यार से झकझोर दिया। धीरज उम्र में उससे छोटा था, लेकिन उसकी लंबाई अब स्वाति से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। माँ बाप अक्सर स्वाति की पढ़ाई और उसके बेबाक स्वभाव को लेकर थोड़ा चिंतित रहते थे। वे चाहते थे कि लड़की अब गृहस्थी की तरफ ध्यान दे, लेकिन धीरज के लिए उसकी दीदी इस दुनिया की सबसे बेहतरीन इंसान थी। वह अपनी दीदी की डिग्रियों पर, उसकी मेधा पर ऐसे गर्व करता जैसे वे मेडल स्वाति ने नहीं, खुद उसने जीते हों। दीदी, आज इस गहरे रंग के कुर्ते और इस सतरंगी दुपट्टे में तुम बिल्कुल वैसी लग रही हो। क्या कहते हैं उसे? हाँ, नासा की कोई स्पेस मिशन हेड। धीरज ने सोफे पर बैठते हुए अपनी लंबी टांग फैला दी। स्वाति ने चाय की एक चुस्की ली। अदरक का तीखापन उसके हलक से उतरा तो उसे एक सुकून मिला। वह मुस्कुराई। नासा दूर नहीं है धीरज, बस एक बार रिजल्ट आ जाए, फिर देखना तेरी दीदी सीधे रिसर्च लैब में मिलेगी और मैं वहां बास्केटबॉल लेकर आऊंगा। तुम्हारे सारे व्हाइट बोर्ड पर अपनी टीम की स्ट्रैटेजी लिखूंगा। धीरज ने हंसते हुए कहा। दोनों भाई बहन इसी तरह घंटों बातें कर सकते थे। धीरज स्वाति के हर मूड को समझता था। जब वह उदास होती तो धीरज घर में कोई न कोई हुड़दंग मचाकर उसे हंसा देता था। तभी नीचे के आंगन से उनकी माँ नीरा जी की आवाज गूंजी, जो थोड़ी घबराई हुई और हड़बड़ाई सी लग रही थी। स्वाति, धीरज, अरे कहाँ रह गए दोनों? जल्दी नीचे आओ, आनंद भाई साहब के साथ मेहमान आ गए हैं। हाथ मुंह धोकर सलीके से नीचे आओ दोनों। माँ की आवाज सुनते ही धीरज के चेहरे की शरारत थोड़ी कम हुई। उसने स्वाति की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी फिक्र तैर गई। उसने धीरे से कहा, दीदी, ये मुंबई से आए हैं ना? पापा कल रात से बहुत एक्साइटेड थे। स्वाति ने बस धीरे से सिर हिलाया। उसका दिल अचानक जोर से धड़कने लगा था। उसने बालकनी से नीचे झांका। आंगन में डॉक्टर आनंद के साथ एक लंबी रौबीली शख्सियत खड़ी थी। नीले रंग के सूट में वह शख्स बेहद शालीन और संभ्रांत लग रहा था। वह विक्रांत था, मुंबई का एक क्लास 1 ऑफिसर। धीरज भी स्वाति के बगल में आकर खड़ा हो गया। उसने नीचे खड़े विक्रांत को ऊपर से नीचे तक देखा। एक भाई की सुरक्षात्मक वृत्ति ने जिसे धीरज को अंदर से सतर्क कर दिया। उसने स्वाति का हाथ धीरे से दबाया और बहुत धीमे गंभीर स्वर में कहा, चलो दीदी,
डरना मत, जो भी बात हो खुलकर बोलना, तुम्हारा भाई नीचे ही खड़ा रहेगा। स्वाति ने अपने भाई की तरफ देखा। धीरज की आंखों का वह भरोसा इस वक्त उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। उसने अपने दुपट्टे को ठीक किया, बालों को पीछे संभाला और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई, जहां नीचे उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय उसका इंतजार कर रहा था। नीचे उतरने वाली लकड़ी की सीढ़ियां पुरानी थी। जब भी कोई उन पर कदम रखता तो एक मध्यम सी चरचराहट के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराती थी। स्वाति ने अपनी सतरंगी चुन्नी को एक बार फिर से कंधे पर सलीके से फैलाया। उसके पीछे पीछे धीरज आ रहा था। उसके कदम भारी थे और चेहरे की वो चुलबुली हंसी अब एक गंभीर फिक्र में बदल चुकी थी। नीचे का दीवान खाना त्यागी परिवार की सादगी और उनके ऊंचे विचारों की गवाही देता था। दीवारों पर हल्के क्रीम रंग का पेंट था, जिस पर स्वाति के बचपन की कुछ तस्वीरें और उसके द्वारा बनाई गई नक्षत्रों की एक बड़ी सी पेंटिंग टंगी थी। कमरे के बीचों बीच रखी पुरानी सागवान की मेज पर नीरा जी ने अपने सबसे अच्छे सफेद क्रॉकरी निकाल रखी थी। समोसों की खुशबू और ताजा छानी चाय की महक हवा में तैर रही थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सा तनाव था। सोफे पर पिता संतोष त्यागी जी बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो अक्सर उस पिता के चेहरे पर आती है जो अपनी बेटी के लिए एक परफेक्ट घर ढूंढ लेने का दावा करता है। उनके ठीक बगल में शहर के जाने माने बुजुर्ग और उनके पड़ोसी डॉक्टर आनंद बैठे थे, जिन्होंने इस रिश्ते की पैरवी की थी। और उनके सामने वाले सोफे पर बैठा था विक्रांत। गहरे नीले रंग के सूट में विक्रांत का व्यक्तित्व वाकई पहली नजर में किसी को भी प्रभावित कर देने वाला था। चौड़े कंधे, सलीके से संवारे गए बाल और चेहरे पर एक बेहद शालीन मुस्कान। उसके बैठने का अंदाज बता रहा था कि वह एक ऐसी दुनिया से आता है जहां हुक्म चलाना और सम्मान पाना उसकी रोजमर्रा की आदत है। मुंबई का एक क्लास 1 ऑफिसर, जिसके एक इशारे पर दर्जनों फाइलें इधर से उधर होती थीं। आइए आइए स्वाति बेटा, डॉक्टर आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा। स्वाति ने आगे बढ़कर विक्रांत के साथ आए उनके एक बुजुर्ग रिश्तेदार और खुद विक्रांत को बेहद शालीनता से हाथ जोड़कर नमस्ते किया। विक्रांत ने अपनी एक गहरी मध्यम आवाज में उत्तर दिया, नमस्ते स्वाति जी। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था, जिसे सुनकर कोई भी धोखा खा सकता था कि वह व्यक्ति कितना सुलझा हुआ है। स्वाति दीवान के कोने पर बैठ गई। धीरज उसके ठीक बगल में नहीं बैठा, बल्कि वह सोफे के पीछे अपनी दीदी के पीठ के पीछे किसी चट्टान की तरह खड़ा हो गया। उसकी दोनों कोहनियां सोफे के ऊपरी हिस्से पर टिकी थी और उसकी सतर्क आंखें विक्रांत के चेहरे के हर उतार चढ़ाव को नाप रही थी। हाँ तो विक्रांत बेटा, संतोष जी ने चाय का कप आगे बढ़ाते हुए बात शुरू की, हमारी स्वाति ने इस बार यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। एस्ट्रोफिजिक्स में इसका गोल्ड मेडल आया है। हमारा तो सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। आगे इसकी इच्छा रिसर्च करने की है। विक्रांत ने चाय की एक शालीन चुस्की ली। उसने कप को प्लेट पर रखते हुए स्वाति की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए एक अजीब सी ठंडी चमक उभरी और गायब हो गई। वह बेहद मधुर स्वर में बोला, त्यागी जी, शिक्षा ही तो इंसान का असली आभूषण है। मुझे खुशी है कि स्वाति जी इतनी गुणी हैं। आज के जमाने में पुरुष और स्त्री को कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। मुंबई जैसे शहर में तो सोच और भी खुली है। मुझे स्वाति जी की पढ़ाई या उसकी योग्यताओं से भला क्या आपत्ति हो सकती है। यह सुनते ही संतोष जी और नीरा जी के चेहरों पर जैसे सुकून की नदियां बह निकली। माँ ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंख का एक खुशी का आंसू पूछा। उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी के भाग्य खुल गए हैं। इतना बड़ा अवसर और इतनी बड़ी सोच। लेकिन सोफे के पीछे खड़े धीरज का हाथ अचानक थोड़ा सख्त हो गया। उसने देखा कि जब विक्रांत योग्यताओं की बात कर रहा था, तब उसकी उंगलियां चाय के कप के हैंडल को जरूरत से ज्यादा जोर से भींच रही थी। धीरज को विक्रांत की आंखों की वह कड़वाहट भापने में देर नहीं लगी, जिसे उसके सीधे साधे माता पिता बड़प्पन समझ रहे थे। विक्रांत जी,
धीरज की कड़क और साफ आवाज कमरे में गूंजी। माँ ने उसे घूरकर चुप रहने का इशारा किया, लेकिन धीरज थमा नहीं। वह सोफे के पीछे से थोड़ा आगे आया और विक्रांत की आंखों में आंखें डालकर बोला, मुंबई बहुत बड़ा और खूबसूरत शहर है, हमने सुना है, लेकिन हमारी दीदी के सपने उस शहर से भी बड़े हैं। वो सिर्फ घर की चारदीवारी में बैठने के लिए गोल्ड मेडल नहीं लाई है। उम्मीद है वहां उनके आसमान को कोई छोटा नहीं करेगा। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। संतोष जी ने डांटते हुए कहा, धीरज, यह क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? पर विक्रांत बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। उसने एक बेहद ठंडी नपीतुली मुस्कान धीरज की तरफ उछाली। धीरज, तुम छोटे भाई हो, तुम्हारा अपनी बहन के लिए फिक्रमंद होना स्वाभाविक है, लेकिन भरोसा रखो, मेरे घर में स्वाति जी को वही सम्मान मिलेगा जिसकी वह हकदार है। हकदार है, इन शब्दों के पीछे क्या छिपा था? यह उस वक्त उस सतरंगी दुपट्टे के पीछे छिपी मासूम स्वाति नहीं जानती थी। बातचीत आगे बढ़ी। कुंडलियों के मिलान और शादियों की तारीखों पर चर्चा होने लगी। धीरज कमरे से बाहर निकलकर वापस ऊपर बालकनी में चला गया। कुछ देर बाद स्वाति भी मेहमानों के जाने के बाद ऊपर पहुंची। धीरज बालकनी की ग्रिल पर दोनों हाथ रखे बाहर बारिश की गिरती बूंदों को देख रहा था। क्या हुआ धीरज, तू नीचे ऐसे क्यों बोला? पापा कितने नाराज हो रहे थे? स्वाति ने उसके बगल में आते हुए धीरे से कहा। धीरज ने पलटकर अपनी दीदी को देखा। उसकी गर्मजोशी से भरी आंखों में इस वक्त एक अजीब सा डर था। उसने स्वाति के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और बहुत धीमे स्वर में कहा, दीदी, मुझे वो आदमी ठीक नहीं लगा। उसकी बातें बहुत मीठी हैं, लेकिन जब वो बोल रहा था उसकी आंखें मुस्कुरा नहीं रही थी। दीदी, पापा मम्मी तो बस अफसर की कुर्सी देख रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारी हंसी देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें जरा सा भी पसंद ना हो तो मना कर दो। तुम्हारा यह भाई पूरी दुनिया से लड़ जाएगा, पर तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। स्वाति ने धीरज की आंखों में अपने लिए वो बेपनाह मोहब्बत देखी जो माता पिता के सामाजिक बंधनों से कहीं ऊपर थी। उसने मुस्कुराकर धीरज की गाल को थपथपाया। पगलू, इतना मत सोच, वो पढ़े लिखे हैं, मुंबई में रहते हैं, सब ठीक होगा। और वैसे भी जब तक मेरा यह बॉडीगार्ड भाई मेरे साथ है, मुझे कौन झुका सकता है? धीरज ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन सावन के उन काले बादलों के बीच उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। उसे क्या पता था कि उसकी दीदी जिस सुनहरे पिंजरे की तरफ बढ़ रही थी, उसकी चाबी कितनी क्रूर थी। त्यागी निवास का वह पुराना आंगन जो कभी सिर्फ बच्चों की किलकारियों और चिड़ियों की चहचहाहट का गवाह हुआ करता था, आज पीले गेंदों के फूलों और आम के पत्तों के तोरणों से सजा हुआ था। घर के कोने कोने से शहनाई की मध्यम और कारुणिक धुन गूंज रही थी। सावन की बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी नमी और भारीपन था जो केवल एक बेटी की विदाई वाले घर में ही महसूस किया जा सकता है। रिश्तेदारों की भीड़, हलवाइयों की कढ़ाई से उठती हुई मिठाइयों की महक और औरतों के मंगल गीतों के बीच घर का एक कोना ऐसा था जहां सन्नाटा पसरा हुआ था। वह था स्वाति का कमरा। स्वाति आईने के सामने बैठी थी। गहरे लाल रंग का भारी बनारसी जोड़ा, माथे पर झिलमिलाती बिंदिया और गले में खानदानी सोने का हार। वह आज वाकई किसी जन्नत की अप्सरा जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें वे भारी थीं। उनमें एक अजीब सा द्वंद्व था। एक तरफ अपनी नई जिंदगी, अपने सपनों के शहर मुंबई जाने का उत्साह था, तो दूसरी तरफ इस आंगन को, अपने इस वजूद को पीछे छोड़ जाने का एक गहरा कसकता हुआ दर्द। दीदी, दरवाजे की चौखट पर धीरज खड़ा था। शेरवानी पहने, सिर पर साफा बांधे व उम्र से कहीं बड़ा और गंभीर लग रहा था। उसकी आंखों के किनारे लाल थे, मानो वह बहुत देर से अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। उसके हाथ में एक छोटा सा मखमली डिब्बा था। स्वाति ने आईने में ही उसे देख लिया। उसने मुड़कर मुस्कुराने की कोशिश की। अरे, मेरा बॉडीगार्ड आ गया। देख धीरज, तेरी दीदी कैसी लग रही है? लग रही हूं ना स्पेस मिशन के हेड?
जब सीधे मुंबई की मिशन पर जा रही है। धीरज कमरे के अंदर आया। उसके कदम भारी थे। वह स्वाति के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसके सजे हुए हाथों को अपने हाथों में ले लिया। उसकी आवाज में इस बार कोई शरारत नहीं थी, सिर्फ एक भाई की बेपनाह छलकती हुई ममता थी। दीदी, दीदी, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही हो, धीरज ने कहा और उसकी आवाज कांप गई। उसने वह मखमली डिब्बा स्वाति की हथेली पर रख दिया। यह मेरे पॉकेट मनी और बास्केटबॉल टूर्नामेंट की जीत के पैसों से हैं, तुम्हारे लिए। स्वाति ने डिब्बा खोला। उसके अंदर चांदी की एक बेहद खूबसूरत बारीक काम वाली पायल थी। उसकी छोटी छोटी घुंघरू हवा के मध्यम झोंके से भी छनक उठती थी। धीरज, यह। स्वाति की आंखों से आखिरकार एक आंसू छलक कर उसके गाल को भिगो गया। दीदी, उस बड़े शहर की चकाचौंध में कभी तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू आए तो यह मत सोचना कि तुम दूर हो। यह धीरज उसी पल वहां पहुंच जाएगा। पापा मम्मी भले ही रिवाजों से बंधे हों, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे बंधा हूं। स्वाति ने धीरज को गले से लगा लिया। उस भारी जोड़े और गहनों के बीच भाई बहन का वह आलिंगन उस वक्त पूरे घर की सबसे पवित्र और मजबूत चीज थी। नीचे से पंडित जी की आवाज गूंजी, दुल्हन को नीचे लाया जाए, मुहूर्त का समय हो रहा है। धीरज ने खुद को संभाला। उसने अपनी आस्तीन से आंखें पोंछी और स्वाति का हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों से नीचे ले जाने लगा। नीचे विक्रांत मंडप में बैठा था। अग्नि के फेरे शुरू हो गए। हर फेरे के साथ संतोष जी और नीरा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। विक्रांत के चेहरे पर वही नपी तुली शालीन मुस्कान थी। लेकिन जब स्वाति ने फेरे लेते हुए विक्रांत की तरफ देखा तो उसे लगा कि विक्रांत की नजरें उस पर नहीं, बल्कि उसके पिता द्वारा दिए गए उपहारों और समाज में बढ़ रहे उसके रुतबे पर टिकी थी। विदाई का वक्त आया। कार का दरवाजा खुला। स्वाति ने पीछे मुड़कर अपने आंचल से चावल के दाने फेंके। घर को समृद्धि देने की रस्म। उसने रोते हुए माँ पापा के पैर छुए। लेकिन आखिरी वक्त पर जब उसने धीरज की तरफ देखा तो धीरज कार के दरवाजे के पास खड़ा था। उसने रोते हुए भी अपनी उंगलियों से हवा में वी का साइन बनाया, मानो वह कह रहा हो, दीदी, तुम्हें हमेशा जीतना है, कभी हारना नहीं। कार धीरे धीरे आगे बढ़ गई। स्वाति ने खिड़की के शीशे से पीछे देखा। धूल के गुब्बार और गेंदे की सूखी पंखड़ियों के बीच धीरज का वह साफा धुंधला होता जा रहा था। स्वाति का दिल जोर से धड़का। उसे लगा कि वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ढाल को पीछे छोड़ आई है। कुछ दिन सास ससुर के घर रहने के बाद वह विक्रांत संग मुंबई आ गई। सपनों का शहर, जहां रात कभी सोती नहीं और रफ्तार कभी थमती नहीं। समुद्र की नम हवा और गगनचुंबी इमारतों के बीच विक्रांत का वह सरकारी बंगला वाकई देखने लायक था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त, सलीके से कटा हुआ घास और एक अजीब सा सन्नाटा जो शहर के शोर से बिल्कुल अलग था। स्वाति ने नए घर में कदम रखा। गृह प्रवेश की रस्में सादगी से हुई, क्योंकि विक्रांत के अलावा घर में केवल कुछ नौकर चाकर ही थे। शुरुआती दिन किसी धुंधली फिल्म की तरह बीते। विक्रांत दफ्तर चला जाता और स्वाति उस विशाल बंगले में अकेली रह जाती। वह दीवारों पर लगी पेंटिंग्स को देखती, कभी खिड़की से बाहर समुद्र की तरफ जाती, सड़कों को निहारती। उसका मन अपनी उन फाइलों की तरफ भागता जो वह सूटकेस में भर कर लाई थी। उसकी रिसर्च की तैयारी, उसके रिसर्च पेपर्स, वे सब उसके नए जीवन का इंतजार कर रहे थे। एक शाम आसमान में बेमौसम काले बादल घिरे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके मायके में सावन के दिन थे। स्वाति ने सोचा कि आज वह विक्रांत से अपनी आगे की पढ़ाई की बात शुरू करेगी। उसने खुद रसोई में जाकर विक्रांत की पसंद का खाना बनाया और ड्राइंग रूम की मेज पर सलीके से बर्तनों को सजाया। रात के करीब 9 बजे विक्रांत घर लौटा। उसका चेहरा थका हुआ और गंभीर था। उसने अपनी ब्रीफकेस टेबल पर रखी और सोफे पर ही ढह गया। स्वाति मुस्कुराते हुए पानी का ग्लास लेकर आई। बहुत थक गए हैं आप, थोड़ा आराम कर लीजिए, मैंने आपकी पसंद का सूप और खाना बनाया है। विक्रांत ने पानी का ग्लास लिया, एक घूंट लिया और बिना उसकी तरफ देखे बोला, ठीक है, नौकर भी बना सकते थे,
तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज में वह मिठास नहीं थी जो शादी से पहले थी। वह बहुत औपचारिक और ठंडी थी। खाना खाने के बाद जब विक्रांत अपने स्टडी रूम में कुछ फाइलें देख रहा था, स्वाति अपनी गोल्ड मेडल वाली डिग्री और अपनी रिसर्च की रूपरेखा वाली फाइल लेकर धीरे से अंदर दाखिल हुई। विक्रांत, उसने बहुत धीमे से पुकारा। विक्रांत ने फाइलों से नजरें उठाई। उसकी भौहें सिकुड़ गई। हाँ बोलो। देख रही हो मैं काम कर रहा हूँ। स्वाति ने हिम्मत जुटाई और फाइलें उसकी मेज पर रख दी। विक्रांत, वो मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मेहता से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि मेरा अचीवमेंट बहुत अच्छा है और मैं अगले हफ्ते से अपनी रिसर्च लैब ज्वाइन कर सकती हूँ। मुझे बस आपकी एक सिग्नेचर की जरूरत होगी इस फॉर्म पर। कमरे की हवा अचानक जम गई। मेज पर रखी टेबल लैंप की पीली रोशनी में विक्रांत का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में वो शालीनता गायब हो गई जिसकी जगह एक अजीब सी अहम और गुस्से ने ले ली। उसने उस फाइल को हाथ भी नहीं लगाया। रिसर्च लैब, विक्रांत ने बेहद धीमे लेकिन जहरीले स्वर में कहा। वह अपनी कुर्सी से उठा और स्वाति के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। उसकी लंबाई और उसका रौब इस वक्त स्वाति को डराने लगा था। स्वाति, शायद तुम भूल रही हो कि तुम अब त्यागी निवास में नहीं हो। तुम विक्रांत की पत्नी हो। एक क्लास 1 ऑफिसर की बीवी का काम यूनिवर्सिटी की खाक छानना और चूहों या तारों पर रिसर्च करना नहीं होता। तुम्हारा काम है इस बंगले को संभालना और जब मेरे विभाग के बड़े अफसर घर आए तो उनके सामने सलीके से मेजबानी करना। स्वाति के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन विक्रांत, शादी से पहले तो आपने पापा से कहा था कि आपको मेरी पढ़ाई से कोई ऐतराज नहीं है। आप तो खुद पढ़े लिखे अफसर हैं। बकवास बंद करो। विक्रांत की आवाज अचानक गूंजी जिसने उस शांत बंगले में सन्नाटे को चीर दिया। उसने झटके से स्वाति की वो कीमती फाइल उठाई और उसे फर्श पर फेंक दिया। पन्ने बिखर गए और वह गोल्ड मेडल का सर्टिफिकेट एक कोने में जा गिरा। शादी से पहले बहुत सी बातें सिर्फ शादियां तय कराने के लिए होती हैं और तुम्हारे माता पिता की तरफ से भी बहुत सी बड़ी बड़ी बातें हुई थी, लेकिन मैंने तो उन बातों पर सवाल नहीं उठाया। फिर तुम क्यों? देखो, मुझे अपने दफ्तर में यह नहीं सुनना कि विक्रांत की बीवी लड़कों की तरह यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठी रहती है। आज के बाद इस घर में रिसर्च या नौकरी का नाम नहीं लिया जाएगा। विक्रांत ने स्वाति का कंधा बेहद मजबूती से भींचा जिससे उसे असहनीय दर्द हुआ। उसकी उंगलियों के निशान स्वाति की नाजुक त्वचा पर छप गए। स्वाति अवाक रह गई। उसकी आंखों के सामने विक्रांत का वह चेहरा घूम गया जो चाय की प्याली हाथ में लिए मुस्कुरा रहा था। वह रोई नहीं। उसकी आंखों में आंसू आने से पहले ही जम गए। उसने नीचे झुककर बिखर चुके पन्नों को समेटा। जब वह नीचे झुकी तो उसके पैरों में बंधी धीरज की दी हुई चांदी की पायल छनक उठी। उस छनक ने जैसे स्वाति के भीतर एक सोई हुई ताकत को जगा दिया। उसने फाइल को अपने सीने से लगाया, विक्रांत की जलती हुई आंखों में सीधे झांका और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। उसे समझ आ गया था कि जिस महल को वह अपना घर समझ रही थी वह दरअसल उसके वजूद को दफन करने वाली एक कब्र थी। लेकिन वह स्वाति थी, वह कमजोर नहीं थी। मुंबई की रातें कभी खामोश नहीं होती, लेकिन उस सरकारी बंगले के भीतर का सन्नाटा किसी गहरे कुएं जैसा था। स्वाति अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। फर्श पर बिखरे हो गए एस्ट्रोफिजिक्स के उन पन्ने उसने बड़ी सहेज कर वापस फाइल में लगा लिए थे। लेकिन पति का यह रूप स्वाति के आत्मसम्मान पर एक गहरी चोट जैसा था। उसने अपने हाथों को देखा। विक्रांत की उंगलियों की जकड़न के कारण उसकी कलाई पर हल्के नीले निशान उभर आए थे। उसने धीरे से अपनी साड़ी के पल्लू को नीचे सरकाया ताकि वे निशान छिप सके। अजीब बात थी, जिस लड़की ने कभी झुकना नहीं सीखा था वह आज अपने ही घर में अपने जख्मों को छिपाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी मेज पर रखा फोन थरथराया। स्क्रीन पर धीरज का नाम चमक रहा था। स्वाति का दिल जोर से धड़का। उसने एक गहरी सांस ली, अपने गले को साफ किया और चेहरे पर एक बनावटी हंसी ओढ़कर फोन उठाया। हाँ धीरज, इतने रात को
कौन जगा रहा है मेरे इस भाई को? दीदी, फोन की दूसरी तरफ से धीरज की आवाज आई। हमेशा जोश और शरारत से भरी रहने वाली उस आवाज में आज एक अजीब सा भारीपन था। तुम ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भला क्यों ठीक नहीं होंगी? मुंबई बहुत सुंदर है। यहाँ रात को भी उतनी ही रोशनी होती है जितनी दिन में। स्वाति ने अपनी आवाज को जितना हो सके सामान्य रखने की कोशिश की। दीदी, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। धीरज ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। तुम्हारी आवाज में वो खनक नहीं है। और पापा बता रहे थे कि तुम्हारी फॉर्म भरने की आखिरी तारीख आने वाली है। तो तुमने अभी तक तो यूनिवर्सिटी के फॉर्म पर विक्रांत जीजा के साइन करवा कर भर दिए होंगे। क्या बात है दीदी, चुप क्यों हो? उन्होंने साइन नहीं किया क्या? स्वाति की आंखों में आंसू तैर गए, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। वह जानती थी कि अगर उसने धीरज को सच बता दिया तो वह लड़का एक पल भी नहीं सोचेगा और सीधे मुंबई की फ्लाइट पकड़ लेगा। वह अपने माता पिता को इतनी जल्दी कोई तनाव नहीं देना चाहती थी। अरे नहीं धीरज, ऐसा कुछ नहीं है। उसने झूठ का सहारा लिया। वो विक्रांत जी थोड़े व्यस्त हैं। दफ्तर का काम बहुत रहता है ना, बड़े अफसर हैं। मैं कल परसों मैं करवा लूंगी। तो अपनी बास्केटबॉल प्रैक्टिस पर ध्यान दे, समझा? फोन की दूसरी तरफ धीरज कुछ पलों के लिए खामोश रहा। वह अपनी दीदी को बहुत अच्छे से जानता था। वह समझ गया था कि स्वाति कुछ छिपा रही है। उसने बहुत गंभीर और मैच्योर आवाज में कहा, दीदी, मैं उम्र में तुमसे छोटा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं कुछ समझता नहीं। अगर कोई भी बात हो, मैं फिर कह रहा हूं, तुम्हारी हर मुसीबत के आगे तुम्हारा यह भाई खड़ा है। पता है भाई, मेरी ढाल है तू। स्वाति ने मुस्कुराने की कोशिश की और किसी तरह बात को संभालते हुए फोन काट दिया। फोन काटते ही वह बिस्तर पर ढह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ उसके माता पिता का समाज में रुतबा था जो इस शादी से जुड़ा था। दूसरी तरफ उसका भाई था जो उसकी आंखों का एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और सामने खड़ा था विक्रांत, जिसका अहम किसी पहाड़ की तरह उसकी जिंदगी का रास्ता रोके बैठा था। दिन बीतते गए और बंगले के भीतर का माहौल और अधिक दम घोटू होता गया। विक्रांत का व्यवहार बाहर की दुनिया के लिए जितना शालीन और सभ्य था, घर के भीतर उतना ही क्रूर और संकीर्ण होता जा रहा था। वह बात बात पर स्वाति को यह एहसास दिलाता था कि उसका वजूद सिर्फ उसकी पत्नी होने तक ही सीमित है। एक शाम विक्रांत के विभाग के कुछ बेहद वरिष्ठ अधिकारी और उनकी पत्नियां बंगले पर आने वाले थे। घर को किसी 5 सितारा होटल की तरह सजाया गया था। विक्रांत ने स्वाति को विशेष रूप से एक महंगी कांजीवरम साड़ी पहनने और भारी गहने पहनने का हुक्म दिया था। आज कमिश्नर साहब आ रहे हैं। विक्रांत ने आईने के सामने अपनी टाई ठीक करते हुए कहा, स्वाति, मुझे उम्मीद है कि तुम वहां एक आदर्श भारतीय पत्नी की तरह व्यवहार करोगी। फालतू की साइंटिफिक बातें और अपनी डिग्रियों का बखान करने की जरूरत नहीं है। बस मुस्कुराना और मेहमान नवाजी करना। स्वाति ने बिना कुछ कहे अपना सिर झुका लिया। उसने वही साड़ी पहनी, गहने पहने, लेकिन उसके भीतर की आत्मा इस पाखंड से कराह रही थी। शाम को मेहमान आए। चारों तरफ हंसी मजाक और ऊंचे दर्जे की बातें हो रही थी। स्वाति सबको बड़ी सलीके से चाय और स्नैक्स सर्व कर रही थी। तभी कमिश्नर साहब की पत्नी, जो खुद एक जानी मानी समाज सेविका थी, उन्होंने स्वाति को अपने पास बुलाया। स्वाति जी, आप तो एस्ट्रोफिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। हमारे देश को आप जैसी पढ़ी लिखी लड़कियों की बहुत जरूरत है। तो फिर आप मुंबई यूनिवर्सिटी में रिसर्च शुरू करने वाली होंगी ना? कब से ज्वाइन कर रही हैं? यह सवाल सुनते ही पूरे कमरे की नजरें स्वाति पर टिक गई। विक्रांत, जो थोड़ी दूर खड़ा एक दूसरे अफसर से बात कर रहा था, उसके हाथ में पकड़ा जूस का ग्लास एक पल के लिए ठहर गया। उसकी आंखें स्वाति पर आकर टिक गई। उन आंखों में एक साफ चेतावनी और धमकी थी। स्वाति ने विक्रांत की तरफ देखा, फिर उसने कहा, जी बिल्कुल, मेरी रिसर्च की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अगले ही हफ्ते से मैं मुंबई यूनिवर्सिटी की खगोल विज्ञान प्रयोगशाला में अपना काम शुरू कर रही हूँ। सितारों को मापने का जो सपना मैंने देखा था, उसे पूरा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता।
कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कमिश्नर साहब की पत्नी ने खुशी से ताली बजाई। वंडरफुल विक्रांत, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतनी प्रोग्रेसिव और बहादुर पत्नी मिली है। विक्रांत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी शालीन मुस्कान के पीछे एक हिंसक गुस्सा खौल रहा था। उसने किसी तरह अपनी आवाज को संभालते हुए कहा, जी सर, बिल्कुल, मैं भी यही मानता हूँ। लेकिन स्वाति जानती थी कि इस बगावत की कीमत उसे चुकानी होगी। मेहमानों के जाने के बाद सरकारी बंगले का वह आलीशान ड्राइंग रूम अचानक किसी ठंडे उजाड़ खंडहर जैसा लगने लगा था। मेज पर आधे खाली पड़े जूस के गिलास, प्लेटों में बची हुई मिठाइयाँ और हवा में तैरती मोगरे के परफ्यूम की महक, सब कुछ एक झूठी चकाचौंध का हिस्सा लग रहे थे। स्वाति ने गहरी और लंबी सांस ली। विक्रांत ने अब मुख्य दरवाजा बंद किया। लॉक के गिरने की आवाज खटाक करके पूरे सन्नाटे को चीर गई। उसने अपनी टाई को एक झटके से ढीला किया और उसे सोफे पर फेंक दिया। जब वह पलटा तो उसका चेहरा लाल हो चुका था और आंखों में वह शालीन अफसर पूरी तरह गायब थे। वहां सिर्फ एक हिंसक आहत पुरुष खड़ा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्वाति? मैंने सिर्फ सच कहा विक्रांत, जो मेरा हक है, जो मेरी योग्यता है, मैंने उसी की बात की। योग्यता? हक? विक्रांत अचानक हंसा। मेरी पत्नी की योग्यता सिर्फ इतनी है कि वह इस घर की गरिमा बनाए रखे। तुमने आज सबके सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। तुमने जताया कि तुम मुझसे स्वतंत्र होकर कुछ करना चाहती हो। रिसर्च करना तुम्हें नीचा दिखाना कैसे हो गया विक्रांत? शादी से पहले तो तुमने। बात पूरी होने से पहले ही विक्रांत का हाथ हवा में लहराया। एक जोरदार तमाचा स्वाति की गाल पर पड़ा। उस आलीशान कमरे की दीवारों ने उस चोट की गूंज को रिकॉर्ड किया। स्वाति का संतुलन बिगड़ गया। उसका चेहरा बहते हुए आंसुओं में धुंधलाने लगा। यह घर मेरा है, यहाँ के नियम मेरे हैं। विक्रांत उसके ऊपर झुकते हुए चिल्लाया। उसने स्वाति का चेहरा ऊपर उठाया। अगर अगली बार तुमने किसी के सामने अपनी उस पढ़ाई का ढोंग रचाया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम किस खानदान से आती हो। उसने स्वाति को झटके से फर्श पर धकेल दिया, अपनी फाइलें उठाई और अपने बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। स्वाति फर्श पर पड़ी रही। उसका गाल पूरी तरह सूज गया था। लेकिन अजीब बात थी, इस बार वह रोई नहीं। शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा उसके भीतर एक नई चेतना जागृत हो रही थी। उसे समझ आ गया था कि यह रात उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थी। वह अब और नहीं सहेगी। अगली सुबह मुंबई में भारी बारिश हो रही थी। समंदर की लहरें उफान पर थी और बंगले के शीशों पर पानी की बूंदें लगातार टकरा रही थी। विक्रांत सुबह ही बिना नाश्ता किए, बिना स्वाति से एक शब्द बोले दफ्तर के लिए निकल चुका था। स्वाति रसोई में खड़ी चाय का बर्तन चढ़ा रही थी। उसका मन बेचैन था। वह सोच रही थी कि आगे का कदम क्या होना चाहिए। क्या वह वापस मायके चली जाए? लेकिन पापा के दिल की बीमारी, समाज के ताने, यह सब सोचकर उसका हौसला डगमगा जाता था। तभी बंगले के मुख्य घंटी बजी। स्वाति चौंकी। इस वक्त कौन आ सकता है? कोई कुरियर वाला या विक्रांत का कोई दोस्त? उसने अपने पल्लू को थोड़ा और ऊपर खींचा, अपने चेहरे को छुपाया और भारी कदमों से जाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही स्वाति की सांसें जैसे थम गईं। सामने धीरज खड़ा था। उसकी बास्केटबॉल वाली हुडी पूरी तरह भीगी हुई थी। बाल माथे पर चिपके थे और कंधे पर उसका वही पुराना बैग टंगा था। उसकी आंखों में नींद की कमी साफ दिख रही थी। जाहिर था कि वह प्रैक्टिस में थका हुआ था। धीरज, तुम यहाँ? स्वाति की आवाज कांप गई। दरअसल धीरज बहन को सरप्राइज देना चाहता था। अब धीरज ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें अपनी दीदी के चेहरे पर टिक गईं। स्वाति ने कितनी भी कोशिश की हो, लेकिन एक भाई की नजरों से वह घाव छिप नहीं सका। धीरज ने आगे बढ़कर अपनी उंगलियों से धीरे से स्वाति का पल्लू हटाया। सूजा हुआ गाल और दुखी चेहरा देख धीरज का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से भीज गईं कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद दिखने लगे। उसने तुम पर हाथ उठाया दीदी? धीरज की आवाज इतनी शांत थी कि वह डरावनी लग रही थी।
धीरज बात सुनो, वो कल रात कुछ गलतफहमी। स्वाति ने बात संभालने की कोशिश की। चुप रहो दीदी, बस बहुत हुआ। धीरज घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने अपना बैग फर्श पर फेंका। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। मैं कॉलेज में प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन मेरा मन मान नहीं रहा था। तुम्हारी वो परसों वाली आवाज मेरे कानों में चुभ रही थी। मुझे पता था कि कुछ गलत है। पापा मम्मी भले ही इस शहर के रुतबे को देखते रहें, लेकिन मैं अपनी दीदी को इस नरक में मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। धीरज सीधे स्वाति के बेडरूम में गया। उसने अलमारी खोली और स्वाति के कपड़े और उसकी रिसर्च की फाइल को बैग में ठूसना शुरू कर दिया। धीरज, तू क्या कर रहा है? समाज क्या कहेगा? पापा की तबीयत भी। स्वाति ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। धीरज पलटा। उसने स्वाति के दोनों कंधे पकड़े। उसकी आंखों में देखा। इस वक्त वह छोटा भाई नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा रक्षक लग रहा था। दीदी, जो समाज एक बेटी की चीखें नहीं सुन सकता, उस समाज के तानों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पापा को मैं संभाल लूंगा, लेकिन अगर आज मैं तुम्हें यहाँ छोड़ गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। चलो यहाँ से। तभी दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। विक्रांत किसी फाइल के सिलसिले में वापस बंगले पर आया था। उसने जैसे ही ड्राइंग रूम में कदम रखा, सामने का नजारा देखकर उसकी भौहें तन गई। धीरज हाथ में स्वाति का बैग लिए खड़ा था और स्वाति के चेहरे पर चोट के निशान साफ थे। तो छोटा भाई आ गया है, विक्रांत ने अपनी चिर परिचित घमंडी मुस्कान के साथ कहा। धीरज, यह मेरे घर का मामला है। तुम चुपचाप जाओ यहां से, वरना मैं पापा जी से कंप्लेन करूंगा। और अपनी इस दीदी को समझाओ कि एक अफसर की पत्नी कैसे रहती है और यह सामान कहाँ ले जा रहे हो। धीरज एक कदम आगे बढ़ा। उसकी लंबाई विक्रांत के बराबर थी, लेकिन उसकी आंखों का जोश और सच्चाई विक्रांत के अहंकार से कहीं ऊंची थी। विक्रांत जी, धीरज ने बहुत ठंडे और कड़े लहजे में कहा, आप कानून के रखवाले होंगे अपनी नौकरी में, लेकिन इस घर में आप एक सिर्फ कायर हैं जो एक औरत पर हाथ उठाते हैं। मेरी दीदी इस घर में एक पल भी नहीं रुकेगी। आप अपनी यह सुनहरी जेल अपने पास रखिए। अगर यह आज इस चौखट से बाहर गई तो याद रखना, मेरे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तलाक की अर्जी कोर्ट में होगी और तुम्हारे खानदान की जो थू-थू होगी वह तुम सोच भी नहीं सकते। विक्रांत ने धमकी दी। धीरज ने स्वाति का हाथ पकड़ा। उसने पलटकर विक्रांत की तरफ देखा और कहा, दरवाजे तो हम बंद कर रहे हैं विक्रांत, कोर्ट में मिलेंगे। और रही बात खानदान की, तो हमारी शान मेरी दीदी की हंसी से है, आपकी इस नौकरी से नहीं। स्वाति ने अपने भाई की उंगलियों की मजबूती को महसूस किया। उसके पैरों की पायल एक बार फिर से छनकी, लेकिन इस बार उस छनक में कोई लाचारी नहीं थी। उसमें आजादी की एक नई गूंज थी। दोनों भाई बहन उस कड़कड़ाती बारिश में बंगले से बाहर निकल गए, एक नए सफर की तरफ। मुंबई से लौटने वाली ट्रेन जब अपनी धीमी रफ्तार से पटरी पर सरक रही थी, तो खिड़की से बाहर का नजारा बदल चुका था। समंदर की नम हवा पीछे छूट गई थी और उसकी जगह उत्तर भारत के छोटे से शहर की परिचित सौंधी मिट्टी की महक खिड़की के रास्तों से अंदर आ रही थी। धीरज पूरी रात नहीं सोया था। वह स्वाति के बगल वाली सीट पर बैठा था। उसकी सतर्क आंखें डिब्बे में आने जाने वाले हर मुसाफिर पर टिकी थी, मानो वह अब भी अपनी दीदी के इर्द गिर्द एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बनाए रखना चाहता हो। स्वाति ने खिड़की के शीशे पर अपना सिर टिका रखा था। उसका बायां गाल अभी भी हल्का सूजा हुआ था, लेकिन दर्द अब चेहरे पर नहीं, बल्कि उसके भीतर कहीं गहरे जमा हुआ था। उसके पैरों की चांदी की पायल ट्रेन के झटकों के साथ रह रह कर छन छन कर उठती, पर उस आवाज में अब कोई चंचलता नहीं थी। दीदी, घर आने वाला है, बस आधा घंटा और, धीरज ने बहुत धीरे से कहा और अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। धीरज, स्वाति ने पानी की घूंट ली और उसकी आवाज में एक कपकपाहट थी। पापा को जो पता चलेगा, उनकी तबीयत। दीदी, तुम पापा की चिंता मत करो, मैं हूं ना। धीरज ने उसका हाथ थामकर पूरी मजबूती से दबाया। पापा का यह बेटा सिर्फ समाज के तानों को सहने के लिए नहीं है। अपनी बहन के आत्मसम्मान की रक्षा करना मैंने पापा से ही सीखा है। जब दोनों भाई बहन
त्यागी निवास के उस जाने पहचाने आंगन में पहुंचे तो दरवाजा नीरा जी ने खोला। सामने स्वाति को इस हालत में, हाथ में सूटकेस लिए और धीरज के साथ खड़े देखकर उनके हाथ से पानी का लोटा छूटकर आंगन में गिर गया। उसकी खनक सुनकर अंदर के कमरे में संतोष त्यागी जी भी बाहर आ गए। स्वाति, धीरज, यह क्या है? तुम इस तरह, और तुम्हारे चेहरे पर यह निशान कैसा है? संतोष जी की आवाज़ में घबराहट और एक पिता का डर साफ था। धीरज ने स्वाति का बैग फर्श पर रखा और सीधे अपने पिता के सामने खड़ा हो गया। उसने बहुत शांत लेकिन कड़े स्वर में कहा, पापा, जिसे आप मुंबई का बड़ा अफसर और शरीफ इंसान समझ रहे थे, वह एक हैवान है। उसने दीदी पर हाथ उठाया। उसने दीदी की डिग्रियों को पैरों तले कुचल दिया। मैं अपनी दीदी को उस नरक में मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए मैं उसे वापस ले आया हूँ। क्या? नीरा जी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और फुट फुट कर रोने लगी। हाय राम, यह क्या हो गया? अभी शादी को 2 महीने भी नहीं हुए हैं और लड़की मायके आकर बैठ गई। लोग क्या कहेंगे? समाज थू थू करेगा संतोष जी। संतोष त्यागी जी का चेहरा पीला पड़ गया। वे सोफे पर ढह गए। उनका हाथ उनके दिल पर चला गया। स्वाति घबराकर उनके पास दौड़ती हुई गई। पापा, पापा आप ठीक तो है ना? मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। लेकिन संतोष जी ने स्वाति की तरफ नहीं देखा। उनकी नज़रें फर्श पर टिकी थीं। वे बड़बड़ाए, स्वाति, समाज में हमारी एक इज्जत है। विक्रांत इतना बड़ा अफसर है, थोड़ा बहुत तो हर शादी में तालमेल बिठाना पड़ता है। पढ़ी लिखी लड़की को थोड़ा झुकना चाहिए। इस तरह घर छोड़कर आ जाने से तुम्हारी शादी टूट जाएगी। पिता के मुंह से यह शब्द सुनकर स्वाति के भीतर का कुछ हिस्सा जैसे टूट गया। उसे लगा कि उसके इतने सालों की मेहनत, उसकी योग्यता, उसका गोल्ड मेडल, सब कुछ समाज की उस झूठी नाक के सामने बेमानी थे। झुकना पापा। धीरज की आवाज इस बार दीवान खाने में गरज उठी। क्या आपने मुझे और दीदी को यही सिखाया है कि अगर कोई सही हो तब भी वह जुल्म के सामने झुक जाए? अगर आज दीदी वहां रुकी होती तो शायद अगली बार हमारे घर उसकी लाश आती। दुनिया में देख नहीं रहे क्या? सबके केस में यही बात रहती है कि कोई वक्त रहते बेटी की मदद नहीं करता, लेकिन बेटी को खोने के बाद दिन रात समाज को दिखाता है कि उनकी बेटी सिर्फ सह रही थी। क्या आपको समाज की नाक अपनी बेटी की जान से ज्यादा प्यारी है? धीरज के इन तीखे और सच्चे शब्दों ने संतोष जी को भीतर तक हिला दिया। वे निःशब्द रह गए। नीरा जी ने रोते हुए कहा, लेकिन धीरज, समाज जी ने नहीं देगा। पड़ोस के तिवारी जी, आनंद भाई साहब सब बातें बनाएंगे कि लड़की में ही कोई कमी होगी। बनाने दीजिए बातें मम्मी। धीरज ने उठकर स्वाति का हाथ पकड़ा। दीदी इस घर की शान है। वे मुजरिम नहीं है जो मुंह छुपा कर बैठेंगी। वे अपनी रिसर्च यहीं से पूरा करेंगी और मैं देखना चाहता हूं कि इस कॉलोनी का कौन सा इंसान मेरी दीदी पर उंगली उठाने की हिम्मत करता है। स्वाति ने अपने छोटे भाई की तरफ देखा। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू अब सूख चुके थे। धीरज की इस गर्मजोशी और निडरता ने उसके भीतर की उस स्वाति को फिर से जिंदा कर दिया था, जो सितारों को नापने का हुनर जानती थी। उसने तय कर लिया कि वह अब रोएगी नहीं, बल्कि लड़ेगी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। त्यागी निवास के बाहर की दुनिया वाकई वैसी ही थी जैसा नीरा जी को डर था। कॉलोनी के नुक्कड़ पर, बस स्टॉप पर और सब्जी मंडी में स्वाति को देखकर लोग कानाफूसी करते। देखो, बड़ी आई थी गोल्ड मेडलिस्ट, 2 महीने भी ससुराल में टिक नहीं पाई। जरूर लड़की का ही मिजाज तेज होगा, इतने बड़े अफसर को छोड़ आई। इन तानों की सुइयां रोज स्वाति के सीने में चुभती थी, लेकिन घर के भीतर धीरज ने एक ऐसा सुरक्षा कवच बना रखा था जहां इन तानों की आवाज पहुंच नहीं पाती थी। वह रोज सुबह स्वाति को कॉलेज छोड़ने खुद जाता। स्वाति ने हिम्मत नहीं हारी। उसने स्थानीय विश्वविद्यालय के खगोल विज्ञान विभाग से संपर्क किया। एक सर उसकी योग्यता से वाकिफ थे। उन्होंने स्वाति को अपने अंडर रिसर्च करने की अनुमति दे दी। अब स्वाति का नया ठिकाना विश्वविद्यालय की वह खामोश प्रयोगशाला थी, जहां चारों तरफ कंप्यूटर स्क्रीन्स, टेलीस्कोप के डेटा और शीट्स और ब्रह्मांड के रहस्य बिखरे पड़े थे। वह सुबह से देर रात तक खुद को कामों में डुबो देती। गुस्सा, दर्द, अपमान
वह अपनी हर भावना को अपनी रिसर्च के फॉर्मूलों में बदल रही थी। एक दोपहर जब वह लैब विश्लेषण कर रही थी, विभाग के क्लर्क ने आकर उसे एक लिफाफा थमाया। लिफाफे पर सरकारी मोहर लगी थी और भेजने वाले का नाम था विक्रांत त्यागी। उसने लिफाफा खोला। वह कोर्ट का एक कानूनी नोटिस था। विक्रांत ने तलाक की अर्जी दायर की थी, लेकिन उसमें जो आरोप लगाए गए थे वे बेहद घिनौने थे। नोटिस में लिखा था कि स्वाति मानसिक रूप से अस्वस्थ है, उसका व्यवहार हिंसक है और वह एक पत्नी के कर्तव्यों को निभाने में पूरी तरह असमर्थ है। इतना ही नहीं, उसमें स्वाति के चरित्र पर भी झूठे लांछन लगाने की कोशिश की गई थी ताकि विक्रांत की छवि साफ बनी रहे। स्वाति की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह लैब की कुर्सी पर ही बैठ गई। उसे लगा कि वह गिर जाएगी। विक्रांत तो अपनी सरकारी ताकत और रुतबे का इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहता था। शाम को जब वह घर पहुंची तो धीरज ने उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी देखी। उसने तुरंत उसके हाथ से वह नोटिस छीन लिया। जैसे जैसे धीरज ने उस नोटिस के पन्नों को पढ़ा, उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ता गया। यह नीचता की हद है। धीरज ने नोटिस को मेज पर पटका। वह सोचता है कि वह बड़ा अफसर है तो कुछ भी झूठ लिख देगा और हम डर जाएंगे। संतोष जी भी वहां आ गए थे। नोटिस की बातें सुनकर वे फुट फुट कर रोने लगे। मैंने कहा था ना, कोर्ट कचहरी होगी तो हमारी बदनामी होगी। अब समाज में हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। पापा, आप फिर समाज की बातें कर रहे हैं। धीरज ने अपने पिता के कंधे पकड़े। यह बदनामी हमारी नहीं, उस इंसान की होगी जिसने यह झूठ लिखा है। दीदी ने कोई गुनाह नहीं किया है। हम कोर्ट जाएंगे, हम इस नोटिस का जवाब देंगे और मैं खुद दीदी के साथ हर तारीख पर कोर्ट के कटघरे में खड़ा रहूंगा। स्वाति उठी। उसने धीरज के हाथ से वह नोटिस लिया। इस बार उसकी आंखों में कोई कमजोरी नहीं थी। वहां एक ठंडी तीखी चमक थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी अंतरिक्ष के किसी सुदूर तारे में होती है, जो ब्लैक होल के आकर्षण को भी मात दे देता है। धीरज सही कह रहा है पापा। स्वाति की आवाज इस बार पूरी तरह स्थिर और शांत थी। मैं अब तक चुप थी क्योंकि मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर विक्रांत सोचता है कि वह झूठ के सहारे मेरे आत्मसम्मान को कुचल देगा तो वह भूल रहा है कि मैं कमजोर औरत नहीं हूं। मैं कोर्ट जाऊंगी और अपनी सच्चाई के दम पर इस झूठ के हर एक पन्ने को फाड़ दूंगी। धीरज ने अपनी दीदी की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक फक्र से भरी मुस्कान तैर गई। उसे समझ आ गया था कि उसकी दीदी अब अपनी जंग खुद लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। अदालत का वह कमरा उम्मीद के मुताबिक ही था। भारी लकड़ी के दरवाजे, फाइलों के ढेर से दबी मेजें और हवा में तैरती एक अजीब सी उदासी। विक्रांत अपनी पूरी प्रशासनिक धमक और वकीलों की एक बड़ी फौज के साथ वहां मौजूद था। उसके चेहरे पर अब भी वही घमंड था, मानो वह अदालत को भी अपने दफ्तर की तरह नियंत्रित कर सकता हो। स्वाति एक साधारण लेकिन सलीके के कपड़े पहने खड़ी थी। उसके ठीक बगल में धीरज खड़ा था, जिसका कंधा स्वाति के कंधे को छू रहा था। एक मुख आश्वासन की वह अकेली नहीं है। जब विक्रांत के वकील ने स्वाति के चरित्र और मानसिक स्थिति पर झूठे लांछन लगाने शुरू किए तो संतोष जी की आंखें भर आई, लेकिन स्वाति के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। जब जज साहब ने स्वाति की तरफ देखा और पूछा, स्वाति जी, क्या आपको अपने पति के साथ तालमेल बिठाने के लिए कुछ और वक्त चाहिए या आप इन आरोपों पर कुछ कहना चाहती हैं? स्वाति कटघरे में एक कदम आगे बढ़ी। उसने अपनी आवाज को पूरी तरह स्थिर और ऊंचा रखा। जज साहब, मुझे किसी समझौते के लिए वक्त नहीं चाहिए। जो इंसान एक स्त्री की योग्यताओं का सम्मान नहीं कर सकता और अपनी कमियों को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेता है, उसके साथ बिताया गया हर पल मेरे आत्मसम्मान की हत्या जैसा है। मुझे सिर्फ इस बेमतलब के रिश्ते से आजादी चाहिए ताकि मैं देश के लिए अपनी रिसर्च पूरी कर सकूं। अदालत का अगला पेशकश इस बार भी तनावपूर्ण था, लेकिन इस बार विक्रांत के चेहरे पर वह पुराना घमंड गायब था। उसकी जगह एक छिपी हुई घबराहट साफ देखी जा सकती थी। वह बार बार अपनी कलाई घड़ी देख रहा था और अपने वकीलों से फुसफुसाकर
बात कर रहा था। दरअसल वह यह भूल गया था कि कानून सबके लिए बराबर है। धीरज ने सिर्फ कोर्ट में ही लड़ाई नहीं लड़ी थी, बल्कि उसने अपने एक दोस्त की मदद से, जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट था, विक्रांत के विभाग में उसके खिलाफ घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न और झूठे लांछन लगाने की एक आधिकारिक शिकायत दर्ज करवा दी थी। एक क्लास 1 ऑफिसर के लिए ऐसी शिकायत उसकी पूरी नौकरी, उसके प्रमोशन और उसकी साख को सीधे तौर पर खत्म कर सकती थी। जब जज साहब ने दोनों पक्षों को सामने बुलाया तो विक्रांत के वकील के सुर बदले हुए थे। उन्होंने कहा, जज साहब, हमारे मुवक्किल आपसी सहमति से तुरंत तलाक के लिए तैयार हैं और वे मामले को आगे नहीं खींचना चाहते हैं। तभी स्वाति की तरफ से वकील आगे बढ़ा। जज साहब, स्वाति जी को भी यह रिश्ता नहीं चाहिए, लेकिन इस शादी में उनका जो स्त्री धन, उनके सारे पुश्तैनी गहने और सामान विक्रांत के पास जमा है, वह उन्हें ससम्मान और सुरक्षित वापस लौटाना होगा। इसके साथ ही मेरी मुवक्किल को मानसिक प्रताड़ना देने और उनके करियर को नुकसान पहुंचाने के एवज में विक्रांत को एक बहुत बड़ी रकम का मुआवजा देना होगा। विक्रांत के वकील ने विरोध करना चाहा। जज साहब, यह रकम बहुत ज्यादा है। जज साहब, अगर विक्रांत जी को यह रकम ज्यादा लग रही है तो हम इस केस को पूरी तरह लड़ेंगे। हमारे पास इनके खिलाफ घरेलू हिंसा के पुख्ता सबूत हैं और विभाग में जो इनके खिलाफ जांच चल रही है, हम उसमें भी आगे बढ़ेंगे। नौकरी दांव पर लगने की बात सुनते ही विक्रांत के माथे पर पसीना आ गया। उसे समझ आ गया था कि जिस लड़की को वह कमजोर समझकर कुचलना चाहता था, उसका भाई और उसकी अपनी सच्चाई आज उसके लिए एक ऐसा फंदा बन चुके थे जिससे वह बिना भारी कीमत चुकाए बाहर नहीं निकल सकता था। जज साहब ने वकील के तर्कों को सही माना। उन्होंने आदेश दिया कि विक्रांत को स्वाति का पूरा स्त्री धन सुरक्षित लौटाना होगा और मुआवजे की वह बड़ी रकम सीधे स्वाति के बैंक खाते में ट्रांसफर करनी होगी। जब कोर्ट रूम से बाहर निकले तो विक्रांत पूरी तरह टूट चुका था। उसने सोचा था कि वह आसानी से कीचड़ उछालकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा, लेकिन यह तलाक उसे जिंदगी भर का सबक दे गया। धीरज ने स्वाति की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, इस पैसे से हम तुम्हारी रिसर्च के लिए सबसे बेहतरीन टेलीस्कोप और लैब की चीजें खरीदेंगे। अब तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत पूरी शान से होगी। अदालत के उस चक्रव्यूह से बाहर निकलते ही स्वाति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा विश्वविद्यालय की उस प्रयोगशाला में झोंक दी। अब वह केवल दिन में नहीं, बल्कि कई बार रात के सन्नाटे में भी अध्ययन करती। धीरज अब उसके साथ साये की तरह रहता था। वह अपनी बास्केटबॉल प्रैक्टिस से वक्त निकालकर रोज दीदी के लिए लैब में ही खाना लेकर पहुंच जाता। दीदी, यूनिवर्सिटी के बुलेटिन बोर्ड पर कुछ लिखा है, तुमने देखा? एक शाम धीरज ने लैब का दरवाजा खोलते हुए बड़े उत्साह से कहा। स्वाति ने कंप्यूटर स्क्रीन से नजरें हटाई। क्या हुआ धीरज, इतना हाफ क्यों रहा है? दीदी, देश के टॉप 5 युवा वैज्ञानिकों को इंटरनेशनल सेमिनार के लिए चुना गया है और उसमें पहला नाम तुम्हारा है। तुम्हें अगले महीने अपने रिसर्च पेपर को प्रेजेंट करने के लिए लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बुलावा आया है। धीरज ने लगभग चिल्लाते हुए कहा और स्वाति को हवा में उठा लिया। स्वाति की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। यह उसकी उस खामोश तपस्या का फल था जो उसने समाज के तानों और विक्रांत के जुल्मों के बीच की थी। जब यह खबर त्यागी निवास पहुंची तो संतोष जी और नीरा जी का सिर फक्र से ऊंचा हो गया। जो समाज कल तक कानाफूसी कर रहा था, आज वही उनके घर बधाई देने आ रहा था। स्वाति ने साबित कर दिया था कि एक औरत की पहचान उसके मांग के सिंदूर से नहीं, बल्कि उसकी अपनी काबिलियत से होती है। लंदन की शामें भारत की सावन वाली रातों से बिल्कुल अलग थी। यहाँ की हवा में एक सर्द कपकपी थी और आसमान का रंग गहरा नीला, लगभग ब्लैक होल के उस किनारे जैसा था जिस पर स्वाति पिछले 2 सालों से शोध कर रही थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भव्य ऐतिहासिक सभागार के बाहर खड़ी स्वाति ने अपने गहरे मैरून रंग की साड़ी के पल्लू को कंधे पर संभाला। उसके पैरों में आज भी वही चांदी की पायल बंधी थी जो धीरज ने उसे विदाई में दी थी। आज उस पायल की छनक में कोई हिचक नहीं थी।
बल्कि उसमें एक विजेता का गर्व था। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम इंडियाज ब्राइटेस्ट यंग एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर स्वाति त्यागी। मन से जैसे ही उसका नाम गूंजा, पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। स्वाति ने मंच पर कदम रखा। सामने सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक बैठे थे और सबसे अग्रिम पंक्ति में बैठा था धीरज। वह ब्लैक सूट पहने अपनी दीदी को देखकर इस तरह मुस्कुरा रहा था जैसे दुनिया की सबसे बड़ी जंग उसने जीत ली हो। स्वाति ने अपना प्रेजेंटेशन शुरू किया। उसकी आवाज में जो आत्मविश्वास था उसने वहां बैठे हर एक इंसान को मंत्रमुग्ध कर दिया। जब उसका भाषण समाप्त हुआ तो लोग अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। प्रेजेंटेशन के बाद आयोजित डिनर में स्वाति से बात करने के लिए कई बड़े प्रोफेसर्स की लाइन लगी थी। उसी भीड़ में से एक बेहद शालीन, गंभीर और सौम्य व्यक्तित्व वाला युवक उसकी तरफ बढ़ा। वह डॉक्टर समर था, जो ऑक्सफोर्ड में ही एस्ट्रोनॉमी की सीनियर प्रोफेसर थे और मूल रूप से भारतीय थे। बधाई हो डॉक्टर स्वाति, आपका रिसर्च पेपर इस दशक की सबसे बड़ी खोज साबित हो सकता है। समर ने बहुत ही आदर और मधुरता से कहा। समर की बातों में वह बनावटी मिठास नहीं था जो कभी विक्रांत की बातों में हुआ करती थी। उनकी आंखों में स्वाति की योग्यता के लिए एक सच्चा सम्मान था। शुक्रिया डॉक्टर समर, स्वाति ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी धीरज वहां आ पहुंचा। उसने समर को देखा और हमेशा की तरह अपनी सुरक्षात्मक लेकिन चुलबुली आवाज में बोला, सर, दीदी की तारीफ तो पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन इनकी असली ताकत इनका यह भाई है। समर खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने धीरज से हाथ मिलाया और कहा, मैं जानता हूं धीरज, एक मजबूत औरत के पीछे अगर ऐसा भाई का हौसला हो तो वह पूरी दुनिया जीत सकती है। समर की इस बात ने धीरज का दिल जीत लिया। धीरज, जो अक्सर पुरुषों को बहुत बारीकी से परखता था, आज समर के सामने बिल्कुल सहज था। समय का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा। स्वाति को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही रिसर्च और अध्यापन का एक बड़ा पद मिल गया। समर के मदद से संतोष त्यागी जी और नीरा जी भी अब लंदन आ चुके थे। जो पिता कभी समाज के डर से झुके जा रहे, आज वे लंदन की सड़कों पर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर गर्व से चलते थे। एक खूबसूरत इतवार की सुबह त्यागी परिवार के नए घर के लॉन में हल्की धूप बिखरी थी। धीरज लॉन में समर के साथ खेल में मुकाबला कर रहे थे। दोनों के बीच एक गहरे दोस्त जैसा रिश्ता बन चुका था। स्वाति चाय की ट्रे लेकर लॉन में आई। उसने समर की तरफ देखा जो धीरज को चीयर कर रहे थे। समर ने कभी स्वाति से उसके अतीत को लेकर कोई सवाल नहीं किया था, ना ही कभी उसके घाव को कुरेदा था। उन्होंने बस स्वाति को स्वीकारा था, उसकी डिग्रियों के साथ, उसके स्वाभिमान के साथ और उसके सतरंगी सपनों के साथ। चाय तैयार है, आप दोनों का मैच खत्म हुआ हो तो यहाँ आइए, स्वाति ने हंसते हुए पुकारा। समर दौड़ते हुए आए और स्वाति के हाथ से चाय का कप लेते हुए बोले, धीरज से जीतना उतना ही मुश्किल है जितना तुम्हारी आंखों के तारों को गिनना। धीरज ने आकर स्वाति के कंधे पर हाथ रखा और समर से कहा, जीजा जी, हार मानने में ही भलाई है। जीजा जी शब्द सुनकर स्वाति के चेहरे पर एक खूबसूरत गुलाबी रंगत बिखर गई। हाँ, स्वाति और समर ने एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला कर लिया था। एक ऐसा रिश्ता जिसमें कोई शर्त नहीं थी, कोई पिंजरा नहीं था, सिर्फ दो समान विचारों वाले इंसानों का साथ था। स्वाति ने आसमान की तरफ देखा। बादल अब भी थे, लेकिन वे काले नहीं थे। उन पर सूरज की किरणें पड़कर उन्हें सतरंगी बना रही थी। उसने अपने पैरों की पायल की खनक को सुना, जो इस माहौल में बेहद सुरीली लग रही थी। उसने साबित कर दिया था कि एक औरत कभी कमजोर नहीं होती। वह अगर ठान ले तो अपने टूटे हुए पंखों से भी एक नया और मुकम्मल आसमान रच सकती है। अंततः विक्रांत पूरी तरह अकेला रह जाता है। उसके माता पिता भी उसके व्यवहार और स्वभाव से तंग आकर उसे छोड़ अपनी बेटी के साथ रहने लगते हैं। समय बीतने के साथ उसने दोबारा विवाह करने के कई प्रयास किए, लेकिन किसी भी सम्मानित और अच्छे परिवार ने अपनी बेटी का रिश्ता उसके लिए स्वीकार नहीं किया। स्वाति जैसी सुंदर, संस्कारी, शिक्षित और हर दृष्टि से श्रेष्ठ जीवन संगिनी मिलना तो अब उसके लिए केवल एक असंभव कल्पना बनकर रह गया था।
अब जो भी विवाह प्रस्ताव उसके पास आते हैं वे उसकी अपेक्षाओं से बिल्कुल अलग होते हैं। वह उन्हें पहली ही नजर में ठुकरा देता है, मानो आज भी उसका अहंकार जरा भी कम ना हुआ हो। लेकिन जब वह सोशल मीडिया पर लंदन में स्वाति की खुशहाल और सफल नई जिंदगी देखता है तो भीतर ही भीतर ईर्ष्या और पछतावे की आग में जल उठता है। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।